Welcome to a Think Like UPSC channel. So, I hope all of you are doing well. Now, let's proceed with our world history session. This is our scramble for Africa and Berlin Conference. आज का टॉपिक है ये because last time I taught you imperialism, colonialism. Now, this is उसी का सब टॉपिक है. And why did it scramble for Africa happen and बर्लिन कॉन्फ्रेंस क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, पहले एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का। देखो 1841 में जब मेजॉरिटली जो यूरोप में था, बिजनेसमैन जो यूरोप में थे, वो उन्होंने ना एक छोटी छोटी ना स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी खोली थी कोस्टल इन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। एंड बट वो आगे क्या है, दे मूव्ड सेल्डमली इनलैंड प्रेफरिंग टू स्टे नियर द सी। तो इसकी वजह से दे प्राइमरली ट्रेडेड विद लोकल्स एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ ये जो कॉन्टिनेंट था वर essentially uninhabitable for European because of द हाई मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि हाई मोर्टेलिटी रेट बिकॉज यहाँ पे ट्रॉपिकल डिजीजेस काफ़ी थी सच एज मलेरिया। एंड इन मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी जब हम जाते हैं तो यूरोपियन जो एक्सप्लोरर थे तो उन्होंने मैप्ड कर दिया ऑफ द ईस्ट अफ्रीका। ये दे वर मच मैप टूवर्ड्स दैट ईस्ट अफ्रीका एंड द सेंट्रल अफ्रीका एट मतलब एज लेट बेसिकली 1870s ऑनवर्ड यूरोपियन ने कंट्रोल कर लिया अप्रॉक्सीमेटली 70 नो approximately 10% of the African continent with all the territory located near the coast। जो near the coastal area कहाँ है, इसमें मैप होगा। हाँ, जो कोस्टल एरिया जो था ना बेस मेजॉरिटली उसका 10% आप यूरोपियन ने कंट्रोल कर लिया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होल्डिंग वर अंगोला। अंगोला जो था ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होल्डिंग थी यहाँ पर। ठीक है। एंड मोजाम्बिक और इसके बाद पोर्तुगल के पास में था द केप ऑफ कॉलोनी। ये देखो ये वाला अंगोला विट वॉज विद द ब्रिटेन एंड पोर्तुगल के पास में था आपका केप ऑफ कॉलोनी। एंड दिस इसके बाद में क्या होता है कि ओनली इथोपिया एंड 1914 में जब हम आते हैं तो इथोपिया एंड लाइबेरिया ये रिमेन आउटसाइड यूरोपियन कंट्रोल के, ये बाहर थे। दिस लाइबेरिया एंड इथोपिया। Where is it? Hmm. इससे क्या होगा, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ जाएंगी यूरोपियन एक्सपेंशन से ओवरसीज़ में, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से रैपिड एडवांसमेंट हो जाती है। कहाँ पर, किस चीज़ में एडवांसमेंट? इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ स्टीम शिप आ जाती है यहाँ पे। रेलवे, टेलीग्राफ एंड मेडिकल एडवांसेस ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। स्पेशली लाइक यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो लाइक जो मेजॉरिटली द डेवलपमेंट ऑफ अ क्यूनाइन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्यूनाइन एक मेडिसिन होती है जो टू ट्रीट मलेरिया एंड मेड अ वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रॉपिक्स मोर एक्सेसिबल टू द यूरोपियन। तो इसके हमारे हिस्टोरिकल कॉजेज क्या हैं? जैसे सब सहारा अफ्रीका में अगर हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट, अफ्रीका एंड द ग्लोबल मार्केट देखी जा सकती है, तो लास्ट रीजन जो था वर्ल्ड लार्जली अनटच्ड था। ये वाला सब सहारा रीजन था जो अनटच्ड रह गया था यहाँ पर। एंड इनफॉर्मल इम्पेरियलिज्म तो बेसिकली वॉज अट्रैक्टिव टू द बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे नॉर्मली जो जगह छूटी कभी किसी ने इन्वेट नहीं करी है, कभी वहाँ पे कोई डिगिंग नहीं हुई है, कभी वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो मेजॉरिटली वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट में दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट place. तो basically was very attractive to business entrepreneurship and during a टाइम जब जहाँ पे ब्रिटेन जो उसमें डील करता बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये बेसिकली इट शोड अ वेरी ग्रोइंग डेफिसिट
एंड श्रिंकिंग एंड इंक्रीजिंगली प्रोटेक्टिंग किसका इन कॉन्टिनेंटल मार्केट्स ड्यूरिंग द लॉन्ग डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन में 1870, जब हम 1873 की बात करते हैं 1873 टू 1896, तो ब्रिटेन वॉज अंडर गोइंग अ लॉन्ग डिप्रेशन। तो बेसिकली अफ्रीका ऑफर्ड अ ब्रिटेन, जर्मनी एंड फ्रांस एंड अदर कंट्रीज एंड ओपन मार्केट, तो दैट वुड garner them for the trade surplus and a market that brought more the colonial power than it sold overall. So surplus capital was often more profitable था invested overseas and where cheap material, limited competition था, abundant raw material हो गया, तो इसकी वजह से प्रीमियम पॉसिबल, ग्रेटर प्रीमियम पॉसिबल हो गया। अनदर इंडल्जेंस जो हमें देखने को मिला यहाँ पे वो था कि इम्पेरियलिज्म अरोज हो गया फ्रॉम द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेशली आइवरी, रबर, पाम ऑयल, कोका, डायमंड, टी एंड टिन। एंड एडिशनली ब्रिटेन वांटेड टू कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहता था एरिया ऑफ द सदर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल ऑफ अफ्रीका। कौन सा? सदर्न और ईस्टर्न कोस्टल ऑफ अफ्रीका को वो पूरा कंट्रोल करना चाहता था। बट एक्सक्लूडिंग कौन सी एरिया बिकेम अ यूनियन ऑफ अफ्रीका, जो 1910 में यूरोपियन नेशन इन्वेस्टेड कर दिया इन्होंने रिलेटिवली लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन अफ्रीका। तो प्रो इम्पेरियलिस्ट जब कोलोनियल लॉबिस्ट होता है सच एज बेसिकली जूल्स फेरी, तो ये आर्ग्यू करते हैं दैट शेल्टर ओवरसीज मार्केट इन अफ्रीका वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लो प्राइस एंड ओवर प्रोडक्शन, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, श्रिंकिंग इन कॉन्टिनेंटल मार्केट इज हैपनिंग। तो जॉन ए हैप्सन ये एक ये रिसर्चर हैं, ही बेसिकली आर्ग्यू करते हैं इसके अगेंस्ट एंड इम्पेरियलिज्म दैट द श्रिंकिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल, ये बोलते हैं कि श्रिंकिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल है दैट इज व्हाट अ मार्केट का ये की फैक्टर ऑफ द ग्लोबल है। न्यू इम्पेरियलिज्म का पीरियड अराइज हो रहा है। विलियम भी आगे आते हैं, ये भी बोलेंगे कि हाउएवर डिसएग्री करते हैं इस चीज़ से, तो कैपिटलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म आर्ग्यू करेंगे आपस में दैट इम्पेरियलिज्म दैट कोलोनिज्म इज यूज्ड मोस्टली टू प्रमोट स्टेट लेड डेवलपमेंट रेदर देन द कॉपरेट डेवलपमेंट। तो इस तरह से इनके बीच में आपस में हिस्टोरिकली दे विल कीप आर्ग्यूइंग अबाउट द थिंग्स। तो हमने अभी इसका कॉजेज देख लिए। कॉजेज के बाद में लाइक ट्रॉपिकल अफ्रीका में वॉज नॉट अ लार्ज जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका था वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिल रही थी ओवरसीज रीजन्स वगैरह पे। तो जो वास्ट इंटीरियर बिटवीन द इजिप्ट एंड द गोल्ड डायमंड रिच जो सदर्न अफ्रीका था हैड अ स्ट्रेटेजिक वैल्यू, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू इन सिक्योरिंग अ फ्लो ऑफ अ ओवरसी ट्रेड। तो ब्रिटेन यहाँ पे क्या करता है, वॉज वेरी अंडर अ पॉलिटिकल प्रेशर टू बिल्ड अप अ ल्यूक्रेटिव मार्केट इन इंडिया, जहाँ पे मलाया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। दस इसकी वजह से वो चाहता था टू सिक्योर वाटरवेज बिटवीन व्हाट ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में वो वाटरवेज को सिक्योर करना चाहता था। इसकी वजह से उसने क्या किया, द स्विस कैनाल कंप्लीटेड इन 1869 में जब कंप्लीट होता है तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो उसी की ऑक्यूपेंसी जाती है, स्विस कैनाल उसके अंडर में आता है। तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीकन टेरिटरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ पे, कि कंसर्न ऑफ एक्विजिशन ऑफ किसका, मिलिट्री, उस टाइम पे मिलिट्री एंड नेवल बेसिस फॉर किसके लिए, फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस एंड एक्सरसाइज द पावर एंड डिफेंस बेसिस जो था वर ऑल्सो नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ सी रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सी रूट थे ना बेसिकली ये वाले सी रूट, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड कम्युनिकेशन लाइन पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव एंड वाइटल इंटरनेशनल वाटरवेज थे इस टाइम पे, जो बेसिकली स्विस कैनाल एंड कॉलोनीज जो था वर वेरी सीन एज अ एसेट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पावर एंड नेगोशिएशन वगैरह चलता रहा इनके बीच में। जर्मनी भी डिवाइड हो गया इनटू स्मॉल स्टेट्स, वाज नॉट इनिशियली, जो पहले इनिशियल में कोलोनियल पावर नहीं था 1862 में ये ओटोवन विचमार्क में बिकेम द यहाँ पे वो बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाती है ऑफ द किंगडम ऑफ प्रूशिया। तो इस तरह से यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है। तो पैन जर्मनी पूरा प्रोग्राम चलता है एंड फिर इटली का एक्सपेंशन होता है इस तरह से। तो हमने क्या देखा कि बेसिकली स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका वॉज अ इन्वेजन, तो एक तरह का इन्वेजन था, कॉन्क्वेस्ट था, एंड colonization of most of the Africa by what 7 Western यूरोपियन पावर। कौन कौन सी? 7 वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स के जरिए, जिसमें हमने देखेंगे ये 7 वेस्टर्न यूरोपियन पावर हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है।
ठीक है। दीज आर 7 वेस्टर्न यूरोपियन पावर। तो ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी हमें एंड टू द अर्ली 20th सेंचुरी, जैसे कि न्यू इम्पेरियलिज्म, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, पोर्तुगल एंड स्पेन, तो ये बेसिकली कंट्रोल करेंगे इस तरह से। और ये दिस इज द इंडिपेंडेंट वन। तो 1870 में 10% हमने बताया कि किसने यूरोपियन कंट्रोल में था। बाई 1914 फिगर थोड़ा राइज हो गया, 90% हो गया उनका। एंड द ओनली स्टेट रिटेनिंग सोवरेनिटी कौन सी थी? लाइबेरिया। इसमें जो स्वर्ण था वो सिर्फ लाइबेरिया था, ये वाला पोर्शन, लाइबेरिया, इथोपिया, एग्बा, आशा। तो बेसिकली ये आप एक बार देख लेना इसको, मैं ये नोट्स में अटैच कर दूंगी। और तो 1884 में क्या होती है? बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है 1884 में। Where is the Berlin Conference? Yeah. 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है, जो रेगुलेट कौन करता है? यूरोपियन कोलोनाइजेशन रेगुलेट करता है, एंड ट्रेड ऑफ अफ्रीका। एंड बेसिकली दिस इज सीन एज एन एम्ब्लेमेटिक ऑफ द स्क्रैम्बल। ये एक तरह का एम्ब्लेमेटिक प्रोसेस ऑफ स्क्रैम्बल सी किया जाता है इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। एंड देयर वर कंसिडरेबल पॉलिटिकल rivalries between किसमें? यूरोपियन एम्पायर्स एंड विच प्रोवाइडेड द impetus of for the colonization. The later years में हमें 19th century onward we started seeing what transition from a informal imperialism and military influence, economic dominance and a direct rule वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो here we have I have written like this. Organizer कौन है? Otto von Bismarck and Chancellor for Germany, and participants 14 nation है including Britain, France and Germany, Portugal, Belgium, Spain, Italy and the USA as a observer. तो notably absent है या any African nation यहाँ पे absent है। Objective क्या है? To avoid a conflict among the European powers over African territory, set rules for colonization and secure फ्री ट्रेड फॉर कॉन्गो इन द कॉन्गो बेसिन। तो की प्रिंसिपल्स क्या हैं, की डिसीजन क्या हैं? प्रिंसिपल हमारे ये बेसिकली बोलेंगे कि यूरोपियन पावर्स जो हैं कुड ओनली क्लेम अ टेरिटरी इफ दे एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहाँ पे सेटल करेंगे, अगर वो करते हैं, देन ओनली दे कैन क्लेम अ टेरिटरी। तो फ्री नेविगेशन ऑन द कॉन्गो एंड द नाइजर रिवर, तो ये दो बेसिक रिवर्स हैं यहाँ की, तो बेसिकली कोस्टल प्लेन्स चाहिए इनको। रिकॉग्निशन ऑफ अ किंग Leopold's II the seconds and personal control over the Congo Free State, and slave trade was to be suppressed। तो slave trade को suppress करना चाहेंगे थ्रू, दो in reality exploitation increase हो गया, but reality में impact of the scramble of Africa का क्या, इसका इस पर क्या रहा? division of Africa हो गया, ठीक है। 1914 में over 90% जो था अफ्रीका वो यूरोपियन कंट्रोल में चला गया, और इसके बाद में ब्रॉडर लेवल थोड़े राइज जाते हैं। आर्बिट्रेरिटी एंड स्प्लिटिंग एथनिक ग्रुप, इस एथनिक ग्रुप जैसे कभी भी कोई सिंपल एक टर्म लो, जैसे आप लोग फैमिली अभी सब अपने घर में रहते हैं, ठीक है। घर में अगर कोई बाहर वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो क्या होता है? हमारी घर की इंडिविजुअलिटी, घर के जो, जैसे अभी क्या है, सबके मन, घर में जितने हम सब घर वाले हैं, हम सबके अपनी मनपसंद का खाना है। अब जैसे 4 लोग और आउटसाइड रहेंगे तो उनको उनके हिसाब का खाना मिलेगा, तो उससे क्या होता है? उनकी एथनिसिटी, हमारी घर का जो पर्टिकुलर रूल है वो भंग हो जाता है, वो टोटली बेसिकली इट गेट स्क्रैम्बल्ड। तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग हियर। तो एथनिक जो ग्रुप होते हैं, इनकी जो अपनी इंटीग्रिटी होती है, जो अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, ये हम पे आ जाती है। एंड मर्जिंग राइवल्स, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, प्लांटेशन इकोनॉमीज, फोर्स लेबर हो जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। कॉन्गो फ्री स्टेट अंडर किंग Leopold II saw mass atrocities for a rubber collection, political changes में destruction of indigenous political system, creation of a colonial administration, social and cultural impact हमें क्या देखने को मिलता है? introduction to the western education। देखो जब भी जहाँ भी यूरोपियन आ रहे हैं, definitely introduction to the western education हो ही रहा है। Christianity this is also prevailing, and European languages, even it happened with India also। cultural erasure and suppression of the local tradition को they have always tried to suppress। तो रेजिस्टेंस एंड मूवमेंट में अगर हम बात करते हैं तो अर्ली रिवॉल्ट होता है यहाँ पे, लाइक द हिरोरो एंड नमाकुआ जेनोसाइड, ये 1904 में से लेके 1907 तक चलता है। एंड माजी रिवेलियन ये 1905 से लेके 07 तक ये भी चलता है। एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द लीडर्स लाइक द सामोरी टूरे। तो ये ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू कोट इन आंसर।
सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है इसका, तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस ने बेसिकली फॉर्मलाइज कर दिया न्यू फेज ऑफ इम्पेरियलिज्म, एंड न्यू इम्पेरियलिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है, मार्क द डायरेक्ट रूल ओवर अ इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। तो इट सेट अ स्टेज फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट एंड एथनिक टेंशन कॉज हो जाता है, जो कॉज हो रहे थे बाई किसके द्वारा, colonial border कंट्रीब्यूट कर दिया इसमें, एंड मैनी पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड सिविल वॉर वाज हैपनिंग हियर, एंड इंटेंसिफाई कर दिया किस चीज़ को, यूरोपियन राइवलरीज को, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स व्हाट, डायरेक्टली टुवर्ड्स इनडायरेक्टली टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर वन। कंक्लूजन में वी विल से कि स्क्रैम्बल ऑफ फॉर द अफ्रीका इन द बर्लिन कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट ड्रामेटिक एपिसोड ऑफ द इम्पेरियल एक्सपेंशन वेयर यूरोपियन पावर्स जो करती है ना कि करती हैं बाय द एंटायर कॉन्टिनेंट विद अ लिटिल रिगार्ड फॉर इट्स पीपल एंड कल्चर, क्योंकि भाई वहाँ जहाँ ये बेसिकली इनहेरिट करते हैं, बेसिकली जहाँ जिसको वो अपने अंडर में कोलोनाइजेशन जहाँ पे ले करते हैं, तो वहाँ के लोगों के बारे में डेफिनेटली दे वोंट थिंक, तो बिकॉज दे आर देयर फॉर देयर ओन प्रॉफिट, ठीक है। तो वाइल जस्टिफाइड बोलेंगे एट द टाइम अंडर द गुआइस ऑफ दिस सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करेगी, इसकी लीगेसी इंक्लूड करेगी डीप इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कल्चरल डिस्ट्रप्शन देखने को मिला हमें अफ्रीका में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू कैन से how global power politics, economic greed and ideology can combine to reshape the destiny of the entire region, often with the lasting consequences. So this is what I'm learning from this. बाकी एक मैं देख लेती हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, तो नहीं बस इसमें पार्टीशन ऑफ अफ्रीका हो गया, इसके बाद और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका और द रेप ऑफ अफ्रीका, ओके ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। हाँ, दिस मच इज इनफ। और अब आपको ये आता है, नाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, हियर इज दिस, ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज 2024 का शायद क्वेश्चन है। द बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884 फॉर्मलाइज द इम्पेरियलिज्म इन अफ्रीका, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। उसके सिग्निफिकेंस अब आप बता सकते हो क्योंकि बर्लिन कॉन्फ्रेंस अब आपको पता है, दिस इज योर बर्लिन कॉन्फ्रेंस, नाउ यू नो इट, नाउ इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो आप, आराम से सिग्निफिकेंस बता सकते हो। एंड दिस इज अगेन अफ्रीका में वो डिफरेंट मूवमेंट्स थे, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑन द राइज ऑफ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन एशिया एंड अफ्रीका, यू कैन राइट इट, ठीक है। अब एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century, now you can attend this also. So I think our world history, this imperialism and colonialism wholly we have covered it. So this is all for today in GS1. So next lecture, next topic of world history will be, let you know tomorrow. बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर, बिकॉज अब वही रहता है, वर्ल्ड वॉर करते हैं, उसके बाद में हमारा बचेगा इसमें वर्ल्ड वॉर करते हैं, 1 2 दोनों करते हैं, उसके बाद में विल सी क्या करते हैं इसमें, बिकॉज मेजॉरिटली हमने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बच रहा है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन तीनों बचे हैं, तीनों भी कवर करेंगे, ठीक है। इनको कवर करते हैं हमारा मतलब 90% ऑफ आवर वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी कवर्ड। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, keep studying and keep watching us. And if you have any suggestion, do pen down a comment here itself. So I'll directly reply it here. Bye bye. Take care. See you soon.